हेलो फ्रेंड, नमस्कार। एक बार पुनः आपका हमारे चैनल ITI MCQ एक्सपर्ट में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम डिस्कस करेंगे बिल्डिंग मेंटेनेंस टेक्नीशियन ट्रेड से रिलेटेड इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चंस। ये MCQ क्वेश्चंस बिल्डिंग मेंटेनेंस टेक्नीशियन ट्रेड से रिलेटेड सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। आप चाहे इस ट्रेड से रिलेटेड किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, MCQ क्वेश्चन सोल्व करने का मेन उद्देश्य यह होता है कि आपको यह आइडिया लग सके कि एग्ज़ाम में कैसे और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इनके अकॉर्डिंग आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। और अगर आप इस ट्रेड से रिलेटेड किसी पोस्ट के इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तब भी MCQ क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो इंटरव्यूअर जब आपसे रिलेटेड टू द ट्रेड टेक्निकल क्वेश्चन पूछेगा तो ये MCQ क्वेश्चन आपको इंटरव्यू देने में काफ़ी मदद करेंगे। साथियों, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन पर क्लिक कर नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। इस सीरीज़ को हम 2 वीडियो के माध्यम से कंप्लीट करेंगे। वो आज का हमारा फर्स्ट पार्ट है। और अगर आप इस ट्रेड से रिलेटेड और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर बिल्डिंग मेंटेनेंस टेक्नीशियन के फोल्डर में जाकर आप इस ट्रेड की सभी वीडियो को वहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द सेकंड क्लास ब्रिक शुड बी। द्वितीय श्रेणी की ईंटों की न्यूनतम संपीड़न शक्ति कितनी होनी चाहिए। तो इसमें क्या होता है कि 3 तरह की क्लास होती है ईंट्स की। मैं आपको तीनों की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है वो उसकी वैल्यू बता देता हूँ। तो जो हमारी फर्स्ट क्लास होती है ब्रिक्स की, उसकी जो मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है वो होती है हमारी 105 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आपसे न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर पूछे तो ये वैल्यू निकल के आती है 10 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। तो आपसे एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है और ये भी पूछ सकता है। तो ये होती है हमारी द मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द फर्स्ट क्लास ब्रिक। अब मैं आपको बताता हूँ सेकंड क्लास ब्रिक की। तो द मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द सेकंड क्लास ब्रिक शुड बी 75 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर न्यूटन पर मिलीमीटर में बात करता हूँ तो 7.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो ये होती है हमारी सेकंड क्लास जो ब्रिक्स होती है उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। अगर मैं थर्ड क्लास की बात करता हूँ तो थर्ड क्लास में क्या होता है कि जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है वो होती है 35 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर में बात करता हूँ तो 3.5 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। तो एग्जामिनर आपसे एग्ज़ाम में ये भी दे सकता है और ये भी दे सकता है। तो पूछ लेगा कि व्हाट इज़ द मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द थर्ड क्लास ब्रिक। हो सकता है दोनों भी ऑप्शन दे दे, हो सकता है एक दे दे। दोनों देगा तो दोनों ही हमारे करेक्ट होंगे, या जैसे हो जाएगा कि ए में ये दे दिया, बी में ये दे दिया और सी में दे दिया कि बोथ ए एंड बी। तो जो राइट आंसर होगा जाएगा वो हमारा हो जाएगा थर्ड। तो यहाँ हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जब मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द सेकंड क्लास ब्रिक शुड बी, तो मैंने अभी आपको बताया तो ये होती है हमारी 75 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर में पूछता है तो 7.5 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ब्रंट ब्रिक कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू हाउ मैनी टाइप्स। जली हुई ईंटों को और कितने प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो जली हुई ईंटों को हम एक तरीके से 4 प्रकार की जो कैटेगरी होती है उसमें हम डिवाइड कर सकते हैं उनको। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सेकंड। तो साथियों, आप क्वेश्चन को पहले जो हमारी जो ट्रेड थ्योरी है आपने पहले उसको बुक से पढ़ लिया है। ये जो क्वेश्चन है MCQ क्वेश्चन आपके जस्ट प्रैक्टिस के लिए और एग्जाम ओरिएंटेड है, तो आपको ये आइडिया लग सके एग्जाम में कैसे और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैं आपको डायरेक्ट आंसर इसलिए बता रहा हूँ, अगर मैं आपको सभी ऑप्शंस पढ़कर बताऊंगा तो उससे क्या है, लॉट ऑफ टाइम कंज्यूम होगा, वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी और लेंथी वीडियो आपको काफ़ी बोरिंग लगती है। तो इसलिए वीडियो को पॉज कर पहले खुद से क्वेश्चन को पढ़कर और सभी ऑप्शनों को रीड आउट जरूर करना। उससे क्या है कि आपके डाउट भी क्लियर होंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट क्लास ब्रिक आर यूज फॉर, जो प्रथम श्रेणी की ईंटों का प्रयोग है वो किस लिए किया जाता है। तो द फर्स्ट क्लास ब्रिक इज मेनली यूज किसके लिए करते हैं, जो प्रथम श्रेणी की जो ईंटें होती हैं उनका इस्तेमाल हम फुटपाथ या फिर पावमेंट्स के लिए हम करते हैं। तो द फर्स्ट क्लास ब्रिक आर यूज फॉर द पावमेंट्स, और प्रथम श्रेणी की ईंटों का उपयोग हम फुटपाथ के लिए करते हैं। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द डिप्लीशन ऑफ द ऑक्सीजन इन द सोयल बाय वाटर लॉगिंग। जल भराव द्वारा मिट्टी में ऑक्सीजन की कमी के लिए क्या समय आवश्यक होता है, या एक तरीके से कह सकते हैं कि जमाव जल में मिट्टी में ऑक्सीजन की कमी होने पर कितना समय लगता है। तो ये लगता है 1 to 2 days, तो 1 से 2 दिन। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ सेकंड क्लास ब्रिक्स। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता जो द्वितीय श्रेणी की ईंटों की नहीं है। तो ये होता है वाटर एब्जॉर्प्शन इज बिटवीन 20 to 25%। पानी का जो अवशोषण है वो 20 से 25% के बीच होता है। तो ये जो विशेषता है वो द्वितीय श्रेणी ईंट की नहीं होती है। तो आपने देखा होगा कि जो ईंट होती है वो एक आयताकार या फिर रेक्टेंगुलर शेप में होती है, और जो दरारें से मुक्त होनी चाहिए, क्योंकि दरारें होंगी तो ईंट का टूटने का जो खतरा है वो जल्दी बना रहेगा। उसमें थोड़ी बहुत इरेगुलरिटीज़ हो सकती है। तो ये विशेषताएं होती है सेकंड क्लास ब्रिक्स की। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच केमिकल कंपोजिशन हैज़ हाईएस्ट कंटेंट इन ओपीसी। ओपीसी में किस रासायनिक खाद की उच्चतम मात्रा होती है। तो एक जो ओपीसी होता है ये होता है हमारी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। तो ओपीसी स्टैंड फॉर ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन 3। तो लाइम केमिकल कंपोजिशन हैज़ द हाईएस्ट कंटेंट ऑफ द ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एक्सेस इन द लाइम कोज। चूने की जो अधिक मात्रा है वो किसका एक कारण बनती है। तो द एक्सेस इन द लाइम कोज द सीमेंट टू एक्सपेंड एंड डिसइंटीग्रेट। जो सीमेंट को फैलाने और टुकड़े टुकड़े करने पर जो एक तरीके से चूने की अधिक मात्रा इसका कारण बनती है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एलुमिना इन एक्सेस कोज। एलुमिना की जो अधिकता है वो किसका एक कारण बनती है। तो एलुमिना इन एक्सेस मेनली कोज रिड्यूस द स्ट्रेंथ ऑफ द सीमेंट। जो सीमेंट की जो ताकत होती है उसको वो कम कर देती है अगर अधिक मात्रा में हम एलुमिना ऐड करते हैं। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच कंपाउंड गिव्स द कलर टू द सीमेंट। सीमेंट को रंग कौन सा यौगिक देता है। तो जो सीमेंट को जो कलर देता है वो देता है हमारा आयरन ऑक्साइड या लोहा ऑक्साइड। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज इज ए पॉजिटिव इफेक्ट ओनिंग टू द डिस्चार्ज। इनमें से कौन सा एक निर्वहन के कारण सकारात्मक प्रभाव है। तो ये होता है रिमूवल ऑफ द साल्ट, लवण का निष्कासन। तो रिमूवल ऑफ द साल्ट जैसे ईंटों के ऊपर क्या है कि जब ईंट पकाई जाती है तो उसके अंदर नमक डाला जाता है एक तरीके से, तो एक तरीके से एक लेयर जम जाती है नमक की। तो जैसे ईंटों से साल्ट को रिमूव करना, तो ये एक तरीके से प्रोसेस कहलाती है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इन द फ्लिंट यूज इन द फ्लिंट रूबल मैसनरी आर। चकमक पत्थर के चिनाई में इस्तेमाल किए जाने वाले चकमक पत्थर हैं। तो ये होते हैं हमारे नोड्यूल्स ऑफ द सिलिका, सिलिका के पिंड। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द ब्लो ज्वाइंट इज यूज फॉर मैसनरी इन आर्चेज। मेहराब में चिनाई के लिए नीचे दिए गए जोड़ों में से किसका उपयोग किया जाता है। तो ये जो मेनली जो ज्वाइंट हम यूज करते हैं वो होता है हमारा रिबेट। तो रिबेट ज्वाइंट इज मेनली यूज फॉर द मैसनरी इन द आर्चेज। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट शुड बी प्लेस एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी हेडर कोर्स इन इंग्लिश बोन टू अवॉइड द वर्टिकल ज्वाइंट। ऊर्ध्वाधर जोड़ से बचने के लिए अंग्रेजी बंधन में हर जो हेडर है कोर्स की शुरुआत में क्या रखना चाहिए? तो ये रखते हैं हम क्वीन क्लोजर। तो क्वीन क्लोजर इज प्लेस एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी हेडर कोर्स इन इंग्लिश बोन टू अवॉइड द वर्टिकल ज्वाइंट्स। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ब्रिक्स यूज फॉर द कॉर्नर ऑफ द वॉल ऑफ द स्ट्रक्चर आर कॉल्ड। एक संरचना की दीवारों के कोनों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली जो ईंटें हैं वो क्या कहलाती है? तो वो हमारी कहलाती है कोइंस या फिर फंतरी। तो द ब्रिक्स मेनली यूज फॉर द कॉर्नर ऑफ द वॉल ऑफ द स्ट्रक्चर आर द कोइंस। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हाउ मेनी टाइप ऑफ क्रैक्स कैन अकर इन ए बिल्डिंग। एक इमारत में कितने प्रकार की दरारें हो सकती है? तो एक जो इमारत होती है उसमें जनरली दो प्रकार की एक तरीके से जो क्रैक्स होते हैं वो हो सकती है। एक होता है हमारा नॉन मूविंग क्रैक और एक होता है हमारा मूविंग क्रैक। तो नॉन मूविंग क्रैक आर जनरली सैलो एंड आर रिजल्ट इन द shrinkage and the moving crack are wider and are called due to the excessive strength in the concrete। तो ये जो मेनली दो इफेक्ट होते हैं, एक होता है हमारा एक तरीके से कह सकते हैं नॉन मूविंग क्रैक, एक होता है हमारा मूविंग क्रैक। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्रीप इन कंक्रीट स्ट्रक्चर इंक्रीज विद। ठोस संरचना में रेंगना बढ़ता है। तो द क्रीप इन कंक्रीट स्ट्रक्चर इंक्रीज विद डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। ठोस संरचना में रेंगना बढ़ता है जब आर्द्रता में कमी आती है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू कंट्रोल द कोरोजन द कंक्रीट विद डैश इज यूज। जंग को नियंत्रित करने के लिए कंक्रीट के साथ किसका उपयोग किया जाता है? तो टू कंट्रोल द कोरोजन द कंक्रीट विद लो परमेजिबिलिटी इज यूज। जंग को नियंत्रित करने के लिए कंक्रीट के साथ कम पारगम्यता का उपयोग किया जाता है या फिर लो परमेजिबिलिटी का उपयोग करते हैं। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। तो लो पर में एक तरह से कह सकते हैं कि इट इज़ अ एबिलिटी टू गिव द कंक्रीट टू द परमिट लिक्विड और द गैसेस टू पास थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द शियर क्रैक्स बिटवीन द मेन वॉल एंड द क्रॉस वॉल कैन बी करेक्टेड यूजिंग। मुख्य दीवार और क्रॉस दीवार के बीच की शियर दरार को किसका उपयोग कर ठीक किया जा सकता है? तो जो ये उपयोग करते हैं इसको हम बोलते हैं दांते बनाना या फिर टूथिंग। तो द शियर क्रैक बिटवीन द मेन वॉल एंड द क्रॉस वॉल कैन बी करेक्टेड यूजिंग द टूथिंग। तो राइट आंसर होगा इसका हमारा ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्लास्टरिंग इज आल्सो कॉल्ड। प्लास्टर को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो प्लास्टरिंग को हम बोलते हैं प्लास्टर लगाना, एक तरीके से उसको अन्य नाम से भी जानते हैं पार गेटिंग। तो प्लास्टरिंग इज आल्सो कॉल्ड द पार गेटिंग। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज यूज टू इंश्योर दैट द थिकनेस ऑफ द प्लास्टरिंग इज यूनिफॉर्म। किसके उपयोग से यह सुनिश्चित किया जाता है कि जो प्लास्टर की जो मोटाई है वो एक समान है? तो इसमें जो हम यूज़ करते हैं वो होता है हमारा बुल मार्क। तो बुल मार्क इज मेनली यूज टू इंश्योर द थिकनेस ऑफ द प्लास्टरिंग इज यूनिफॉर्म। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए प्लास्टर टाइप बेस्ड ऑन द मटेरियल। सामग्री के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा प्लास्टर का एक प्रकार नहीं है? तो ये होता है हमारा पोजोलामा। तो पोजोलामा इज नॉट ए प्लास्टर टाइप बेस्ड ऑन द मटेरियल। इसको जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द ब्लो इज नॉट ए प्लास्टर फिनिश। निम्नलिखित में से कौन सा प्लास्टर फिनिश नहीं है? तो जो प्लास्टर फिनिश है वो नहीं है, वो हमारा वो है वुडन या फिर लकड़ी। तो वुडन इज नॉट ए प्लास्टर फिनिश। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
द डैश आर द कोटिंग ऑफ द फ्लूइड मटेरियल एंड दे आर अप्लाइड ओवर द सरफेसिस ऑफ द टिम्बर एंड द मेटल। डैश तरल पदार्थों की कोटिंग है और इन्हें लकड़ी और धातुओं की सतह पर लगाया जाता है। तो ये होते हैं हमारे पेंट। तो पेंट एक तरीके से क्या होता है कि एक तरल पदार्थ होता है जिसकी कोटिंग हम जो भी मेटल होती है या फिर धातुएं होती है और लकड़ी होती है उनकी सतह पर लगाया जाता है ताकि जंग वगैरह नाला बने, और डेकोरेटिव लुक देने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश द प्रोवाइड ए स्मूथ सरफेस फॉर इजी क्लीनिंग। डैश आसान सफाई के लिए चिकनी सतह प्रदान करता है। तो पेंट क्या होता है कि एक तरीके से उस अपनी एक लेयर जमा देता है और सरफेस को एकदम फिनिशिंग बना देता है ताकि जो क्लीनिंग है वो सरफेस की वो आसानी से हो सके। तो द पेंट प्रोवाइड ए स्मूथ सरफेस फॉर द इजी क्लीनिंग। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए डैश इज ए सॉलिड सब्सटेंस इन ए फाइन स्टेट ऑफ डिवीजन एंड इट फॉर्म्स द बल्क ऑफ ए पेंट। डैश विभाजन की एक ठीक स्थिति में से एक ठोस पदार्थ है और यह एक पेंट का ठोस बनाता है या ठोक बनाता है। तो ये हमारा कहलाता है बेस। तो ये बेस इज ए सॉलिड सब्सटेंस इन ए फाइन स्टेट ऑफ डिवीजन एंड इट्स फॉर्म द बल्क ऑफ द पेंट। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द टाइप ऑफ द बॉन्ड ऑल द क्रैक आर अरेंज इन ए स्ट्रेचर कोर्स। बंधन के डैश प्रकार में सभी ब्रेक स्ट्रक्चर पाठ्यक्रमों में व्यवस्थित होते हैं। तो ये होता है हमारा स्ट्रेचर बॉन्ड। इन द स्ट्रेचर बॉन्ड द टाइप ऑफ बॉन्ड ऑल द क्रैक्स आर अरेंज इन द स्ट्रेचर कोर्स। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए बॉन्ड या डैश बॉन्ड इज कंसिडर फॉर द स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इन द ब्रिक वर्क। तो किस बंधन को ईंट के काम में सबसे मजबूत बंधन माना जाता है। तो ये होता है हमारा इंग्लिश बॉन्ड या फिर अंग्रेजी बॉन्ड। तो इंग्लिश बॉन्ड इज कंसिडर एज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड इन द ब्रिक वर्क। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन डैश द टाइप ऑफ द बॉन्ड द हेडर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली। डैश किस प्रकार के बंधक में जो हेडर है वो समान रूप से बटे होते हैं। तो ये होता है हमारा फ्लेमिश बॉन्ड या फिर फ्लेमिश बंधन। तो इन द फ्लेमिश बॉन्ड द टाइप ऑफ द बॉन्ड द हेडर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द सॉइल इज ड्रॉ द डीपीसी ऑफ फॉर द ग्राउंड फ्लोर कंसिस्ट ऑफ द लेयर ऑफ। यदि मिट्टी सूखी हो तो भूतल के लिए डीपीसी की जो लेयर होती है तो एक तरीके से हम बोलते हैं कोर्स लेयर, फिर मोटा रेत की एक लेयर होती है। या डीपीसी स्टैंड फॉर डैम प्रूफ कोर्स। तो इफ़ द सॉइल इज ड्राई द डैम प्रूफ कोर्स फॉर द ग्राउंड फ्लोर कंसिस्ट ऑफ ए लेयर ऑफ द कोर्स सैंड। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए रूफ स्लैब लेवर ओवर द डीपीसी डैश आर प्रोवाइडेड। डीपीसी के ऊपर छत के स्लैब स्तर पर डैश दिया जाता है। तो ये क्या होता है कि एक एट द रूफ स्लैब लेवल ओवर द डीपीसी द टाइल्स आर प्रोवाइडेड। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डीपीसी मटेरियल कैन बी क्लासिफाइड इनटू। डीपीसी सामग्री को में कितने तरीके से वर्गीकृत किया जा सकता है। तो डीपीसी मटेरियल कैन बी क्लासिफाइड इनटू द 3 कैटेगरी। एक होती है फ्लेक्सिबल, एक होती है सेमी रिजिड और एक होती है रिजिड। तो एक 3 कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं। तो डीपीसी स्टैंड फॉर द डैम प्रूफ कोर्स एंड इट कैन बी डिवाइडेड इनटू या इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू द 3 कैटेगरी फ्लेक्सिबल, सेमी रिजिड एंड द रिजिड। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लाइम स्टोन इज नॉट ए। चूना पत्थर डैश नहीं होता। तो लाइम स्टोन इज नॉट ए मेटामॉर्फिक रॉक। या जो चूना पत्थर होता है वो रूपांतरित चट्टान नहीं होती है। तो राइट आंसर होगा इसका हमारा ऑप्शन फोर्थ।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ ए गुड क्वालिटी ब्रिक अर्थ इज। अच्छी गुणवत्ता वाली ईंट की मुख्य सामग्री क्या होती है? तो ये होती है हमारी एल्यूमिना। तो एल्यूमिना इज द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ ए गुड क्वालिटी ब्रिक अर्थ। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्ट्रेंथ ऑफ द सीमेंट कंक्रीट प्राइमरीली डिपेंड्स ऑन। सीमेंट की कंक्रीट की मजबूती मुख्यतः किस पर निर्भर करती है? तो ये निर्भर करती है वाटर सीमेंट रेशियो पर। तो द स्ट्रेंथ ऑफ द सीमेंट कंक्रीट प्राइमरीली डिपेंड्स ऑन द वाटर सीमेंट रेशियो। सीमेंट की कंक्रीट की मजबूती मुख्यतः जल और सीमेंट के अनुपात पर निर्भर करती है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज ए स्ट्रिप ऑफ वुड यूजुअली मोल्डेड और द स्प्लेड विच इज फिक्स ऑन द साइड और द हेड ऑफ द ओपनिंग। डैश लकड़ी की एक पट्टी है जिसे आमतौर पर ढाल के या स्प्ले करके ओपनिंग के साइड और हेड पर तय किया जाता है। तो ये होती है हमारी, एक तरीके से हम बोल सकते हैं इसको जो आर्च इट रेव। तो आर्च इट रेव या फिर जैसे कह सकते हैं दरवाजे या खिड़की के चारों ओर के जो विभिन्न भाग होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन 2, आर्च इट रेव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ द फायर्ड क्ले वेयर्स। गर्म किए गए मिट्टी के बर्तन का जो सामान्यतः नाम होता है वो क्या होता है? तो उसको हम बोलते हैं पोट्री या फिर मिट्टी के बर्तन। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द शेप फॉर्मिंग द प्रोसेस PIM नोन एज। आकृति बनाने की प्रक्रिया PIM को किस नाम से जाना जाता है? तो PIM स्टैंड फॉर द, एक तरीके से हम कह सकते हैं पोर्सिलेन इंजेक्शन मोल्डिंग। तो पोर्सिलेन इंजेक्शन मोल्डिंग या ढलाई इज द फुल फॉर्म ऑफ द PIM। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए ग्लास फॉर्मिंग टेक्निक। निम्नलिखित में से कौन सी ग्लास बनाने की एक तकनीक है? तो ग्लास बनाने की जो तकनीक होती है वो होती है हमारी फाइबर फॉर्मिंग या फिर फाइबर निर्माण। निम्नलिखित में से जो ग्लास बनाने की जो तकनीक होती है वो होती है फाइबर फॉर्मिंग। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ डीकंटामिनेशन। परिशोधन का जो उच्चतम रूप है वो क्या होता है? तो ये होता है स्टेरलाइजेशन। तो स्टेरलाइजेशन इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ डीकंटामिनेशन। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज लाइम। चूना क्या है? तो चूना एक तरीके से होता है हमारा कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड को ही हम क्या कहते हैं? चूना होता है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट टाइप ऑफ द ब्रिक इज शोन इन द फिगर। चित्र में दिखाई गई ईंट को क्या दर्शाया गया है? तो चित्र में जो ईंट दिखाई गई है वो है हमारी एक तरीके से जो होलो ब्रिक, जो खाली ईंट या खोखली ईंट, जैसे कि आप देख पाते हो बीच में जो पोर्शन है वो खाली है, तो इसको हम बोलते हैं होलो ब्रिक या फिर खोखली ईंट। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिफैक्टरी ब्रिक आर आल्सो कॉल्ड। जो रिफैक्टरी ब्रिक होती है उनको दूसरे की अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो उसको हम बोलते हैं एक तरीके से फायर ब्रिक। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फ्लोइंग टाइप ऑफ सीमेंट इज वाइडली प्रोड्यूस एंड यूज द मैक्सिमम ऑल अराउंड द वर्ल्ड। निम्नलिखित में से किस प्रकार के सीमेंट का व्यापक रूप से उत्पादन और दुनिया भर में सबसे अधिक उपयोग होता है? तो ये हमारी होती है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। जो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड, जो OPC बोलते हैं, एक तरीके से हम कह सकते हैं ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का जो व्यापक रूप से उत्पादन और दुनिया भर में सबसे अधिक उपयोग होता है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सीमेंट एक्ट एज ए बाइंडर इन। सीमेंट डैश में एक बंधक के रूप में कार्य करता है। तो द सीमेंट एक्ट एज ए बाइंडर इन बोथ मोर्टर एंड द कंक्रीट। तो मोर्टर और कंक्रीट दोनों के रूप में वो कार्य करता है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द बेस्ट वे ऑफ अवॉइड द एक्सीडेंट। दुर्घटना से बचने का जो सर्वोत्तम तरीका है वो क्या है?
तो किसी भी दुर्घटना से हमें बचना है किसी भी वर्क प्लेस के ऊपर, तो ऑब्जर्व द सेफ्टी रूल रिलेटेड टू द जॉब, मशीन एंड द वर्क प्लेस। तो हर चीज़ की जो सेफ्टी की प्रिकॉशन या एक तरीके से सीट बनाई जाती है कि इस जॉब को परफॉर्म करने के लिए हमें ये सेफ्टी रूल का पालन करना है और इस मशीन पर हमें इस सेफ्टी रूल का पालन करना है। जैसे कहीं ग्लव्स पहनना है, हेलमेट पहनना है, कहीं सेफ्टी शूज़ पहनना है। तो डिफरेंट पीपीज़ का हम इस्तेमाल कर एक अनुशासित तरीके से रहकर हम एक्सीडेंट को अवॉइड कर सकते हैं। तो दुर्घटना से बचने का जो सर्वोत्तम तरीका है वो जॉब, मशीन एवं कार्य के स्थान पर संबंधित सुरक्षा नियमों का पालन कर हम एक्सीडेंट को अवॉइड कर सकते हैं। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म दैट इज यूज्ड टू इंडिकेट द ट्रीटमेंट विच इज गिवन टू ए बिल्डिंग सो एज टू प्रिवेंट और कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ द टर्माइट इन ए बिल्डिंग। किस शब्द का उपयोग भवन में दिए गए उपचार को इंगित करने के लिए किया जाता है जो कि भवन में दीमक के एक तरीके से विकास को या दीमक के वृद्धि को रोका या फिर नियंत्रित किया जा सके। तो ये होता है हमारा टर्माइट प्रूफिंग या दीमक निरोधीकरण। तो द टर्म टर्माइट प्रूफिंग is used to indicate the treatment which is given to a building so as to prevent or control the growth of the termite in the building। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्लास्टरिंग टूल। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्लास्टर करने का औजार होता है। तो ये औजार होते हैं हमारे जैसे ट्रावल है, करनी है, या होक है, या स्ट्रेट एज है जो सीधा करने के काम में आती है। तो जो सभी पार्ट हैं ये हमारे प्लास्टिक टूल होते हैं और एक तरीके से जो दीवारों के ऊपर प्लास्टरिंग की जाती है, लिपाई की जाती है, उसमें इन टूलों का हम उपयोग करते हैं। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फोर्थ। नेम द प्लास्टरिंग टूल शोन इन द फिगर। चित्र में दिखाए गए प्लास्टर करने वाले औजार का नाम बताइए। तो चित्र में दिखाया गया है कि जो प्लास्टिक टूल है जो लिपाई करने के काम में आता है एक तरीके से, तो वो इसको हम बोलते हैं करनी या फिर ट्रावल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज ए प्रोसेस फॉर मेंटेनिंग द एडिक्वेट मॉइस्चर कंटेंट एंड द टेम्परेचर इन कंक्रीट ड्यूरिंग इट्स अर्ली स्टेज फॉर प्रमोटिंग द हाइड्रेशन ऑफ द सीमेंट। सीमेंट के हाइड्रेशन को बढ़ावा देने के लिए कंक्रीट के शुरुआती अवस्था में इसमें उचित नमी और तापमान को बनाए रखता है। तो ये हमारी होती है क्योरिंग। तो क्योरिंग एक प्रोसेस होती है जैसे कि आपने देखा होगा कि जैसे ही हम प्लास्टरिंग करते हैं, लिपाई करते हैं, तो उसके बाद है कि उसकी तराई की जाती है। तो मेनली उस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्योरिंग। तो क्योरिंग इज ए प्रोसेस फॉर मेंटेनिंग ए एडिक्वेट मॉइस्चर कंटेंट एंड टेम्परेचर इन द कंक्रीट ड्यूरिंग इट्स अर्ली स्टेज फॉर प्रमोटिंग द हाइड्रेशन ऑफ द सीमेंट, ताकि जो सीमेंट का जो चिपकाव हो दीवार के साथ वो मजबूती से और अच्छे से हो। इसलिए इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्योरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज ए डिफेक्ट ऑफ द प्लास्टर वर्क। निम्नलिखित में से कौन सा जो प्लास्टर कार्य का एक दोष है। तो प्लास्टर कार्य में जैसे आप देखा होगा प्लास्टिंग जब हम करते हैं दीवारों पर लिपाई वगैरह की जाती है तो उसमें देखा होगा अपने दरारें भी पड़ जाती है या पील ऑफ द प्लास्टर, कई बार प्लास्टर वो किसी स्थान से उखड़ जाता है। एंड ब्लिस्टरिंग ऑफ द प्लास्टर सरफेस, प्लास्टर की हुई सतह पर एक तरीके से फोला पड़ना, एक तरीके से पील ऑफ ही हो सकता है वो। तो इस तरीके के जो डिफेक्ट जनरेटेड होते हैं ड्यूरिंग द प्लास्टरिंग वर्क। तो राइट आंसर होगा इसका हमारा ऑप्शन फोर्थ। तो इन द प्लास्टरिंग वर्क मेनली द क्रैकिंग एंड पीलिंग ऑफ द प्लास्टर एंड ब्लिस्टरिंग ऑफ द प्लास्टरिंग सरफेस। तो ये सभी जो डिफेक्ट है ये इसके अंदर जनरेटेड होते हैं। तो साथियों आज के लिए हम इतने ही क्वेश्चन रखते हैं, बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपका कोई डाउट, कोई समस्या रहती है तो आप मुझे कमेंट कर या मेरी ईमेल आईडी से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद।